तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जो जेवर में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में बनने वाले एक नए मेट्रो लिंक से रिलेटेड जो कि 72 किलोमीटर्स लंबा होगा और इसके कंस्ट्रक्शन को फास्ट ट्रैक करने की बात कही गई है। तो दोस्तों ये दो एयरपोर्ट जो होंगे दिल्ली के अंदर, ये ऑब्वियसली ना सिर्फ इंडिया के लेकिन पूरे एशिया और दुनिया के हिसाब से भी वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स होंगे। स्पेशली जेवर में जो बन रहा है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी बड़ा है। इसको देखते हुए दोनों एयरपोर्ट्स को जोड़ने के लिए एक मेट्रो लिंक प्लान की गई है, लेकिन क्योंकि अब जेवर एयरपोर्ट का प्रोग्रेस बहुत ज्यादा तेज से हो रहा है और ये एयरपोर्ट खुलने के पहले एक प्रॉपर लिंक दोनों के बीच में अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए हाईवे तो ऐसे प्लान करके इसका काम भी शुरू होने ही वाला है, लेकिन जो मेट्रो बननी है जो ज्यादातर लोगों को यहाँ पर ढूंढने का काम करेगी, उसके लिए भी यहाँ पर फास्ट ट्रैक बेसिस पे काम करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया है कि इसका काम जो है वो फास्ट ट्रैक किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहां पर इंडस्ट्री स्टेटस के लोग और जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको स्टेट में एम सैंड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रमोट किया जाएगा। ये बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो करेगी ऐसी कि एक पॉलिसी बनाएगी जिसकी वजह से एम सैंड का उपयोग जो है वो बढ़ पाए। अब एम सैंड बेसिकली दोस्तों मैन्युफैक्चर्ड सैंड है और ये बड़े बड़े पत्थरों को क्रश करते हुए बनाई जाती है और इसका इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब दोस्तों रेत जो है सैंड, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, लेकिन देश की नदियों के अंदर से, खाड़ियों के अंदर से इतनी सैंड माइनिंग हो चुकी है कि यहाँ पर जो है इसका काइंड ऑफ अभाव हो गया है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो चुका है, माफिया जिसके पीछे बन गए हैं। आप इनफैक्ट सैंड माफिया, रेत माफिया के बारे में सुन चुके होंगे और ऐसे बिजनेस की वजह से जो है लोकल लेवल पे खतरा आता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि जो मैन्युफैक्चर्ड सैंड है इसका उपयोग इसकी वजह से बड़े, सैंड की जो है काली तस्करी ना हो और इसके लिए इसको प्रमोट किया जाएगा और एक वायबल ऑल्टरनेटिव के तौर पर इसको आगे जाकर भेजा जाएगा उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर, जो कि एक बड़ा इनिशिएटिव है। होपफुली देश के अलग अलग स्टेट्स भी ये चीज करेंगे आगे जाके। अगली दूसरी जो खबर आ रही है वो है बिहार से, जहां पर न्यू सिविल एनक्लेव्स ने डिसाइड किया कि बिहार का दरभंगा और पूर्णिया इन एयरफोर्स स्टेशन के बीच में और बड़े एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जहां पर 76.65 एकर्स ऑफ लैंड जो है इन एयरपोर्ट्स के लिए दी जाएगी। तो दोस्तों दरभंगा एयरपोर्ट वैसे ऑलरेडी फंक्शनल है, जहां पर अप्रोच लाइट्स, एक्सपेंशन, इन चीजों के लिए लैंड का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि पूर्णिया एयरपोर्ट के अंदर भी जो काम चल रहा है उसके अंदर ये एडिशनल चीजें होगी। तो बिहार, स्पेशली नॉर्दर्न बिहार के अंदर बड़े दो एयरपोर्ट्स जल्द ही लोगों को मिलेंगे। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी या TPREL से रिलेटेड, जिन्होंने बोला है कि थर्सडे को उनको मिल गया है लेटर ऑफ अवार्ड TP वर्धमान सूर्या की तरफ से, जिसके अंतर्गत वो 966 मेगावाट्स ऑफ राउंड द क्लॉक हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स बनाएंगे। और ये जो प्लांट टाटा बना रही है ये गवर्नमेंट या पब्लिक के लिए नहीं बना रही है, बल्कि टाटा स्टील के लिए बना रही है। तो यहाँ पर टाटा स्टील खुद 26% इक्विटी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर लेगा। जून 1, 2025 के पहले इस प्रोजेक्ट को कमीशन किया जाएगा ऐसा कहा गया है और इस प्रोजेक्ट के बनने की वजह से 23,89,160 टन ऑफ CO2 एमिशंस एनुअली टाटा ग्रुप कम कर पाएगी अपने ओवरऑल नेट कार्बन एमिशंस के अंदर से, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर जो पूरा हाइब्रिड सिस्टम होगा, यहाँ पर 379 मेगावाट सोलर होगा और 587 मेगावाट विंड पावर होगा, जो कि यूज किया जाएगा टाटा की कंपनीज को ही चलाने के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गगनयान मिशन से रिलेटेड, जब फिर से टाटा ग्रुप के बारे में ये खबर है और जो गगनयान मिशन के अंदर रिकवरी मॉडल्स है उनके अंदर टाटा एलेक्सी के बनाए गए सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है, ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों 2024 का ये शेड्यूल मिशन है, जहाँ पर 400 किलोमीटर के ऑर्बिट के ऊपर एक 3 डे का मिशन ये होगा, जहाँ पर एस्ट्रोनॉट जाएंगे। वैसे अभी बहुत दूर है, ये प्रोबेबली 2024 में भी नहीं होगा, लेकिन ये समझ में आ गया कि टाटा ग्रुप जो है बड़े लेवल पे काम करेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर क्रू मॉड्यूल्स के अंदर अपनी सर्विसेज देने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से नोएडा से ही, जहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि अपकमिंग नोएडा एयरपोर्ट और जो प्रपोज फिल्म सिटी है सेक्टर 21 में, उसके बीच में दुनिया की सबसे लंबी पोर्टेबल रेल एंड रोपवे सिस्टम बनाएगा, जो बेसिकली पॉड टैक्सी वाला सिस्टम होगा। तो दोस्तों जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, हमने अभी पहले खबर में मेट्रो के बारे में बात की और अभी दोस्तों अलग अलग वैसे प्रोजेक्ट्स में बनी रहे क्योंकि जमीनें खाली है, बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पे बन रहा है, जिसके अंदर फिल्म सिटी भी एक है। और पॉड सिटीज के बारे में वैसे कुछ सालों से ही बात चल रही है, लेकिन रिसेंट में ये इन्फ्लुएंस में खबर दी थी कि अभी इसके ऊपर सीरियसली बात शुरू हो गई है और फिर इसके बारे में खबर है कि इसका लेंथ कहाँ से होगा, कहाँ से कहाँ तक ये लाइन होगी, यानी कि DPR इसका बनना जो है वो शुरू हो गया है। और अभी ये पॉड टैक्सी जो है करेंटली जो हमें चीजें पता चल रही है उसके हिसाब से दुनिया की सबसे लंबी सिस्टम होगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है पुणे नासिक हाईवे के अंदर आने वाले कंजेशन से रिलेटेड, जहाँ पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर प्रपोज किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा और बेसिकली एक एलिवेटेड 8 लेन वाइड हाईवे बनाने का डिसीजन लिया जा सकता है, जहाँ
पर पुणे नासिक हाईवे के अंदर कासरवडी और मोशी एरियाज के अंदर से ये पूरा हाईवे गुजरेगा और पूरे पुणे सिटी को ऊपर से बाईपास करता हुआ ये प्रोजेक्ट जो है डायरेक्टली नासिक हाईवे को कनेक्ट होगा। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट काइंड ऑफ ऑलरेडी एक तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था नासिक सिटी के अंदर, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लंबा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाया गया था पूरे शहर को काटते हुए, और सिमिलर चीज़ जो है यहाँ पर पुणे में करने के बारे में बोला गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेंटर के सामने दिखाए हुए इंटरेस्ट से रिलेटेड, और ये इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के सॉल्ट लैंड्स को खरीदने के लिए। तो दोस्तों कई कोस्टल सिटीज़ के अंदर बड़े बड़े हिस्से ज़मीन के ऐसे हैं जो कि सॉल्ट लैंड या सॉल्ट पैन लैंड के अंदर आते हैं, जहाँ पर नमक की खेती होती है। लेकिन ये जो ज़मीनें हैं ये एक ज़माने में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अभी काइंड ऑफ ये बंजर ज़मीनें हैं जहाँ पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हालांकि सॉल्ट की खेती अभी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये बहुत बड़े लेवल पे जो है प्रॉफिट मेकिंग या फिर ज़रूरी नहीं है देश को चलाने के लिए। लेकिन क्योंकि ये अर्बन एरियाज में स्पेशली मुंबई जैसे शहरों के अंदर तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट को, और ये ज़्यादातर ज़मीनें सॉल्ट पैन की जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस नहीं। तो यहाँ पर ये ज़मीनें सेंट्रल गवर्नमेंट से खरीदने में ये कंपनी, ये स्टेट्स एंड शहर इंटरेस्टेड है, ऐसा बोलते हुए यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी गई है। वैसे सेंटर ने कहा है कि अब तक इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, प्रॉब्ली ये चीज़ें जो है वो मे बी फुलफिल ना की जाए, लेकिन एक इंटरेस्ट यहाँ पर नजर आ रहा है स्टेट्स की तरफ से। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो स्मित शाह पूछते हैं, व्हाई इजंट गवर्नमेंट प्रमोटिंग मोर साइकिलिंग एंड मेकिंग साइकिलिंग ओनली लेन्स लाइक यूरोप एंड अदर मेजर सिटीज। तो देखो यार, साइकिलिंग जो यूरोप के अंदर कई बार लोग देखते हैं ना, एम्स्टर्डम के अंदर, कई सारे दूसरे यूरोपियन शहरों के अंदर जितना साइकिलिंग प्रमोट हो चुका है, लोग डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट को जब इंडिया में अप्लाई करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इंडियन या एशियन सिटीज़ के अंदर कई ऐसी दिक्कतें हैं जो डायरेक्टली साइकिलिंग के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बनाती। चाहे वो ह्यूमिड क्लाइमेट हो, जितना डिस्टेंस लोग जनरली ट्रैवल करते हैं वो हो, जो डेंसिटी है शहरों की, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो हो। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर साइकिल लेके अगर लोग एक एरिया से दूसरे में ट्रैवल करने लग जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हज़ारों साइकिल के लोग निकल जाएंगे, जो कि नहीं होता एम्स्टर्डम जैसे शहरों के अंदर। इन शहरों की डेंसिटी बहुत ही कम, और इनफैक्ट शहरों के डाउनटाउन एरियाज जो होते हैं यहाँ के, वहाँ पर हार्डली हमें कुछ देखने मिलता है एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। तो जो डायरेक्ट वो वाली चीज़ें हैं वो हम हमारे शहरों के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर सकते, लेकिन साइकिलिंग को प्रमोट गवर्नमेंट को ज़रूर करना है। इसके लिए नए एंड मॉडर्न मेथड्स को सोचना ज़रूरी है, जैसे मे बी लंदन वगैरह के अंदर किया जा रहा है, न्यूयॉर्क वगैरह के अंदर किया जा रहा है। लेकिन ये फिर भी जो दूसरे यूरोपियन सिटीज़ है उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल और एक्चुअल रीजन है इसके पीछे। अभी जैसे मुंबई के अंदर, स्पेशली साउथ मुंबई के अंदर बहुत सारा साइकिलिंग लेन्स बनाई गई है, लेकिन कई, जैसे मैंने कहा, डेंसिटी, पॉपुलेशन, मीडियम से अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट, इन रीजंस की वजह से जो है साइकिलिंग जो है इतने बड़े लेवल पे यूज़ नहीं हो पा रही। गवर्नमेंट को अगर साइकिलिंग प्रमोट करनी है तो उनको ऑब्वियसली सेफ रूट्स बनाने पड़ेंगे, डाइवर्जन रूट्स बनाने पड़ेंगे जो मेन रोड के आसपास में जाते ही नहीं है। इसके अलावा लोगों के अंदर साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने का जो डिसिप्लिन होता है वो इनैक्ट करनी है। अब हमारे पे रोड पे डिसिप्लिन इनैक्ट नहीं होता तो कहाँ पर हम अभी ये साइकिलिंग लेन का एक अलग डिसिप्लिन देने को जाए, ये इश्यूज़ पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ये है, लेकिन इस सवाल के अंदर स्पेसिफिकली लाइक यूरोप एंड मेजर सिटीज़ बताया गया है, तो मैं उस हिसाब से बात करूँ कि यूरोप के अंदर जो मॉडल्स चल रहे हैं वो हर एक दुनिया के शहर में चल पाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और हमारे देश के शहरों के लिए भी वो एप्लीकेबल नहीं बन पाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में #आसपीटी के साथ में वो पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए एक लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट होते हो अगर आप न्यूज़ देने वाले तो आपको एक क्रेडिट मिलता है, और साथ साथ लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में।